ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम समाजशास्त्रीय विचारक के अंतर्गत भारत के प्रमुख समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई संस्कृतिकरण की अवधारणा को जानने का प्रयास करेंगे। आज के व्याख्यान का उद्देश्य है संस्कृतिकरण की अवधारणा को समझना। इस व्याख्यान के पश्चात आप समझ सकेंगे संस्कृतिकरण का अर्थ क्या है, संस्कृतिकरण की विशेषताएं कैसे समझें, प्रभु जाति की अवधारणा क्या है, संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है इसके कारक क्या हैं और संस्कृतिकरण के विभिन्न मॉडल जो दर्शाए गए हैं उनका क्या अभिप्राय है। इसके साथ ही हम संस्कृतिकरण की अवधारणा का समीक्षात्मक मूल्यांकन भी करेंगे। तो विद्यार्थियों, हमें यह जानना आवश्यक होता है कि किसी भी समाजशास्त्री ने जो अवधारणा दी है उस अवधारणा के पीछे उनका उद्देश्य क्या था और ये किस पुस्तक में उन्होंने दी। तो एम.एन. श्रीनिवास भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के उद्देश्य से उन्होंने अपने क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर इस अवधारणा का प्रतिपादन किया और जो उनकी पुस्तक है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग इन साउथ इंडिया, इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम इस अवधारणा का प्रयोग 1952 में किया। सामाजिक परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो उसका एक पक्ष होता है सांस्कृतिक परिवर्तन, यानी हमारे जीने का ढंग किस तरह से बदलता है और हम अपने व्यवहार में अंतःक्रियात्मक संबंधों में परिवर्तन को महसूस करते हैं। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी सांस्कृतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की अवधारणा को समझने के लिए, जैसा कि हमने आपसे पूर्व में कहा कि दक्षिण भारत की कुर्ग जाति के अध्ययन में एम.एन. श्रीनिवास ने इस अवधारणा को प्रतिपादित किया। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि कुर्ग जाति दूसरे अपने से श्रेष्ठ जाति का अनुकरण करती है। देखिए, अनुकरण करना तो किसका अनुकरण करेंगे? इस अवधारणा में एम.एन. श्रीनिवास ने समय समय पर परिवर्तन किया। जैसा कि आपको विदित है, भारतीय समाज जाति के सोपान क्रम में बटा हुआ समाज है। इसमें जो ऊपर संस्तरण में स्तरीकरण की प्रक्रिया में या हमारा जो समाज है जाति के आधार पर जो सोपान क्रम है, इसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण होते हैं। तो श्रीनिवास ने अपने अध्ययन में क्या पाया कि जातियां जो हैं, निम्न जातियां अपने से ऊपर यानी ब्राह्मण जाति के लोगों का अनुकरण कर रही हैं। तो पहले इन्होंने इस प्रक्रिया का नाम ब्राह्मणीकरण रखा, लेकिन बाद में जब अन्य समाजशास्त्रियों ने इस बात पर तार्किक रूप से अपना ध्यान आकृष्ट कराया कि अनुकरण की प्रक्रिया तो अन्य जातियों में भी प्रचलित है, तब उन्होंने अपने अध्ययन में फिर गहन अध्ययन करने के पश्चात यह पाया कि कोई भी निम्न जाति या जनजाति जब अपने से श्रेष्ठ जाति का अनुकरण करती है, अब ये श्रेष्ठता का आधार जाति में क्रमबद्धता के आधार पर भी हो सकता है या फिर प्रभुत्व संपन्न जाति की जीवन शैली को ग्रहण करने से भी हो सकता है। तो क्या ग्रहण करेंगे? संबंधित जाति का विश्वास, मूल्य, उनके द्वारा आचरण के जो तरीके हैं,
जो कर्म कांड वो करते हैं, किस तरह का उनकी रुचि है और किस तरह से वो जीवन यापन के लिए अपना व्यवसाय का चयन करते हैं। ये सारी चीजें एक जाति के लोग अपने से श्रेष्ठ समझी जाने वाली जाति का अनुकरण करके करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ हम एक और बात आपको स्पष्ट करना चाहेंगे। अमेरिकन समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन ने संदर्भ व्यवहार की एक अवधारणा प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि संदर्भ समूह में व्यक्ति क्या करते हैं कि आकांक्षा रखते हैं कि अपने से जिन श्रेष्ठ समझे जाने वाले लोगों का उस समूह में जाने की इच्छा रखने के कारण वो वैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो संस्कृतिकरण भी इसी तरह की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई जाति समाज में अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठित जाति मानी जाने वाली अपने समुदाय में जो श्रेष्ठ है उसका अनुकरण करती है। तो अब आप इसको एक परिभाषित अर्थ में समझ सकते हैं कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न जाति या जनजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या प्रभु जाति के खान पान, रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विश्वासों, भाषा, साहित्य, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को ग्रहण करती है। इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है, इससे समाज में उस समुदाय में सांस्कृतिक परिवर्तन स्पष्ट होते हैं। सामाजिक परिवर्तन का यह जो पक्ष है वो कौन सा पक्ष है? सांस्कृतिक परिवर्तन वाला पक्ष है। तो जैसा कि मैंने कहा कि वो बार बार इस अवधारणा को बदलते रहे हैं। अभी परिभाषित अर्थ में हमने एक प्रभुत्वशाली जाति की अवधारणा का जिक्र किया। तो ये प्रभुत्व संपन्न या प्रभुत्वशाली जाति जो है वो किस जाति को हम मानेंगे, इसे समझाने के लिए कुछ मानक तय किए गए। श्रीनिवास ने अपने अध्ययन में पाया कि जब किसी समुदाय में किसी ग्रामीण परिवेश में या किसी भी समाज में भारत के अंतर्गत उन्होंने देखा कि एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाला जो जनसमूह है, इसमें यदि कोई जनसंख्या वाली संख्यात्मक आधार पर कोई जाति ज्यादा है तुलनात्मक रूप से उस अपने समूह में, या फिर उसके पास आर्थिक संसाधन या आर्थिक स्रोत अधिक हैं, या फिर उसके पास राजनीतिक शक्ति है, तो किसी तरह से वो अपने पावर को गेन करने के बाद प्रभुत्व स्थापित कर लेती है। तो जब किसी समुदाय में किन्हीं आधारों पर, चाहे वो संख्या का बल हो या आर्थिक ताकत हो या राजनीतिक शक्ति हो, ज्ञान की शक्ति हो, किसी भी आधार पर जब एक समूह में कोई जाति के सदस्य अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं तो उस समाज में रहने वाले दूसरे जो जातीय समूह हैं वो उसे अपनी तुलना के रूप में श्रेष्ठ मान लेते हैं। अब देखिए, अध्ययन के दौरान इन्होंने पाया कि उत्तर भारत में अजगर, आ से अहीर, जा से जाट, गा से गुजर, रा से राजपूत, ये कुछ ऐसे समूह थे जो अपनी संपन्नता स्पष्ट करते थे और इसलिए दूसरे जातियों के लोगों को ये एक प्रभुत्व संपन्न जाति के रूप में सामने आती थी और इसका अनुकरण करना उस समूह के लोग उचित मानते थे। तो जब अनुकरण होता है, यानी हम एक दूसरे के व्यवहार को आचरण में लाते हैं, तो समाज में किस तरह का परिवर्तन आएगा, इसकी कुछ विशेषताएं हम समझ सकते हैं। अभी तक हमने संस्कृतिकरण के परिभाषित अर्थ को समझा, अब हम संस्कृतिकरण की विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम यह समझ सके हैं अभी तक कि संस्कृतिकरण सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। आप यह भली भांति जानते हैं कि संस्कृति हमारे जीने का ढंग होता है, यानी हम किस तरह से अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, किस तरह के विचार रखते हैं, वेशभूषा, खान पान, जीवन शैली, ये सब उसमें शामिल होता है। तो जब कोई एक जातीय समूह अपने से श्रेष्ठ समझी जाने वाली जाति समूह का अनुकरण करती है तो उसके जीवन में इस तरह के परिवर्तन यानी जीने के ढंग में परिवर्तन परिलक्षित होने लगते हैं। तो संस्कृतिकरण सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अब देखिए,
श्रीनिवास यहाँ इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह जो परिवर्तन है यह संस्कृति में है। ध्यान से सुनिए इस बात को कि यह जो परिवर्तन है वो संस्कृति में है, संरचना में नहीं। इसका मतलब ये कि जाति जो है वो जन्म पर आधारित सामाजिक समूह है और भारतीय समाज में हम जिस जाति में जन्म लेते हैं हमारा उसी से संबंध स्पष्ट होता है, यानी हम जन्म के आधार पर जाति से पहचान रखते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति किसी जातीय समूह की नकल करता है तो 2 या 3 पीढ़ी बाद एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा जातीय समूह, उस पूरे जातीय समूह के लोग 2 या 3 पीढ़ी बाद वैसे ही दिखाई देने लगते हैं। तो लोग उनको समाज में प्रतिष्ठा मिलने लगती क्योंकि उनकी जीवन शैली बदल जाती है, लेकिन उनका संरचना में पद नहीं बदलता, यानी उनकी जाति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये परिवर्तन कैसा है? ये पद मूलक परिवर्तन है, लेकिन संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है। और एक व्यक्ति के द्वारा अनुकरण करने को हम संस्कृतिकरण नहीं कहेंगे, बल्कि पूरे जातीय समूह के द्वारा जीवन शैली में बदलाव आने की प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहेंगे। तो यह एक सामूहिक प्रक्रिया है। यह एक जो प्रक्रिया है जिसमें कि हम परिवर्तन को समझ रहे हैं, तो ये किस तरह का परिवर्तन है? सामाजिक गतिशीलता। गतिशीलता यानी जब भी कोई व्यक्ति अपने पद, पेशे, विचार, व्यवहार में, स्थान में परिवर्तन करता है तो उसे हम गतिशीलता मानते हैं। लेकिन ये गतिशीलता भी 2 तरह की होती है, एक क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर। तो कोई व्यक्ति यानी उस समानांतर अपनी जो जाति है उस जाति में उसका स्थान नहीं बदलेगा, लेकिन वो उसके जैसा दिखाई देने लगेगी। तो ये ऊर्ध्वगामी गतिशीलता को स्पष्ट करती है। इसके साथ जो है ये जो प्रक्रिया है ये 2 या 3 पीढ़ी यानी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक बार अनुकरण किया और तुरंत संस्कृतिकरण हो गया। ये लंबे समय के बाद उस समूह को समाज में अपना एक पहचान मिलती है। आखिर ये जो प्रक्रिया है संस्कृतिकरण, जैसा कि हमने जाना कि संस्कृतिकरण ऊर्ध्वगामी गतिशीलता का द्योतक है, सांस्कृतिक परिवर्तन का द्योतक है और इससे समाज में संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होते। ये सामूहिक प्रक्रिया है और साथ साथ में 2 या 3 पीढ़ी के बाद होती है। इन विशेषताओं को समझने के बाद हमें यह जानना आवश्यक होगा कि संस्कृतिकरण के कारक क्या हैं, क्यों आखिर यह अनुकरण की प्रक्रिया समाज में संचालित हो रही है। भारतीय समाज को प्राचीन समय में एक बंद संस्तरण वाला समाज माना जाता रहा है, क्योंकि इसमें जो जन्म पर आधारित था उसकी अपनी स्थिति थी, उसके अपने कार्य थे, लेकिन और वो उसी स्तर से अपने कार्यों को करके अपने जीवन का निर्वाह करता था। वैदिक युग के बाद की जो स्थिति थी उसमें जाति के अस्तित्व आने के बाद हम समाज के बंद संस्तरण की बात करते हैं, लेकिन श्रीनिवास का यह कहना है कि कुछ ऐसे कारक समाज में निर्मित हुए जिनके कारण अनुकरण की प्रक्रिया सहज हो गई। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यह भली भांति जानते हैं कि जैसे ही टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, श्रीनिवास ने दूसरी और अन्य अवधारणाएं दी हैं जिनको आप हमारे अन्य व्याख्यान में समझ सके होंगे। पश्चिमीकरण के माध्यम से उन्होंने ये बतलाया कि भारत में तकनीकी का विकास, संचार के साधनों का विकास, यातायात, शिक्षा का प्रचार प्रसार, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिनसे कि परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो गई। तो हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उसकी गतिशीलता में वृद्धि होती है, लेकिन विचारों में भी परिवर्तन आता है। और जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो हम उस चीज का अनुकरण करना हमारे लिए सरल हो जाता है। तो यातायात और जनसंचार के साधनों से अभी हम देखते हैं, जैसे वर्तमान जीवन में आप देखिए आपके जीवन में कितने बदलाव आ रहे हैं। आपने किन किन पश्चिमी चीजों को अपने खान पान में बदला है, कितनी सारे पहनावे, भाषा, लिखने का तरीका, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आया है। लेकिन यहाँ हम संस्कृतिकरण की बात कर रहे हैं, तो संस्कृतिकरण में हम अपने ही देश में होने वाले संस्कृतिकरण अनुकरण की बात को
समझ सकेंगे। यानी हम पश्चिमी संस्कृति की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ हमारा अभिप्राय है भारत में रहने वाले जातीय समूह दूसरे जातीय समूह की नकल कर रहे हैं। तो यातायात जनसंचार के माध्यम से हमारे बीच में जो एक बंद संस्तरण में थोड़े से दूरियां थीं, जाति की अपनी निषेध आज्ञाएं थीं, यानी कुछ जातियां दूसरी जातियों से दूरी रखती थीं, वो अब बहुत सारी चीजें हमें खुले रूप में उनको अनुकरण करना सरल हो गया है। दूसरी बात ये कि समाज में जैसे ही हमारी जो देश आजाद हुआ तो हमने क्या किया कि स्वतंत्र भारत में एक हमारा जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान ने हमारे सामने जो आदर्श प्रस्तुत किया वो क्या था? समानता का। यानी हम स्वतंत्रता और समानता की दिशा में जब आगे बढ़े तो हमने नई जो चीजें थी, यानी हम अपने जो बंधन थे जातियों के, उसको तोड़ के हम एक समानता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, अनुकरण करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानने लगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि हम शिक्षित भी होने लगे, तो शिक्षा से हमारे बीच में तर्क आता है। और इसके साथ साथ में जो निचली जातियां थीं, उन जातियों के सामाजिक उत्थान के लिए सरकार ने कई सारे आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम उनके उत्थान के लिए चलाए, जिससे कि उनकी स्थिति ऊपर उठने लगी। तो उनके पास जब संसाधन बढ़ने लगे तो उन्हें अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति थी वह भी बढ़ने लगी। तो हम देखते हैं कि एक तरफ भारतीय समाज में वैचारिक परिवर्तन भी चल रहा था समाज सुधार के नाम पर, कि लोग इस बात को तार्किक रूप से स्वीकार करने लगे थे कि हमें अपनी निम्न स्थिति से ऊपर उठना चाहिए। और दूसरी तरफ जो साधन और सुविधाएं उपलब्ध होने लगी, इनकी वजह से समाज में अनुकरण की प्रक्रिया सरल हो गई। इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि भारतीय समाज वैसे तो ग्राम प्रधान रहा है, लेकिन जैसे जैसे विकास की गति बढ़ रही है तो नगरीकरण भी बढ़ रहा है। तो जो निम्न जातियों पे ग्रामीण परिवेश में कठोर नियंत्रण होता था, वह भी शिथिल होने लगा और जातियों में खुलापन आने लगा। धार्मिक तीर्थ स्थलों ने भी संस्कृतिकरण को बढ़ाया है। देखिए, कोई भी जाति जैसे पवित्र समझी जाने वाली जाति का अनुकरण करना चाहती है, तो उसको धार्मिक स्थानों में उसके कर्मकांड क्या हैं, तरीके क्या हैं, इनको वो जब अनुकरण करेगी तो उससे उसके आचरण में बदलाव आ जाएगा, विश्वासों में परिवर्तन आ जाएगा। जो धार्मिक विश्वास, जो तरीके हैं, उन सब में परिवर्तन किस आधार पे आ जाएगा? धार्मिक स्थलों पर पहुंचने से। सामूहिक रूप से जब लोग किसी धार्मिक स्थान पे पहुंचेंगे तो वहां जो पहले से समझे जाने वाले पवित्र मानदंड थे वो किसी जाति विशेष के लिए थे, अब वो सभी के लिए सामान्य रूप से, सहज रूप से उपलब्ध हैं। तो इस तरह से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया ने समाज में जोर पकड़ा। अब संस्कृतिकरण के अलग अलग मॉडल की चर्चा समाजशास्त्री करते हैं। श्रीनिवास ने जिस तरीके से बतलाया, उसमें उन्होंने समय समय पे जो अवधारणाएं बदली, उसके पीछे भी यही एक आधार था कि सांस्कृतिक मॉडल ये कहता है कि अपने से दूसरे संस्कृति की नकल करना, अपने से श्रेष्ठ लोगों की नकल करना। तो अब ये श्रेष्ठता का आधार क्या था? तो पहले समाज में पवित्र और अपवित्र इन विचारों को लेके जातियों को सोपान क्रम में बांट दिया गया था। तो जो समाज में हमारे वैदिक समाज के बाद जो जातियों, उत्तर वैदिक काल से जो जातियों का सोपान क्रम विकसित हुआ समाज में, उसमें क्या था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत्यज जातियां मतलब जो सफाई का काम कर रही हैं, जो समाज से कटे हुए लोग हैं वो। लेकिन अब क्या होने लगा कि उन जातियों ने भी अपने से श्रेष्ठ वर्ण की समझी जाने वाली जातियां, यानी सोपान क्रम में ऊंची समझी जाने वाली जातियों की नकल करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ में जो स्थानीय मॉडल है वो ये कहता है कि प्रभुत्व संपन्न जाति जो है किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में या किसी भी समाज में, उस समाज के लोग अपने से श्रेष्ठ समझी जाने वाली जाति की नकल करते हैं। तो ये एक तरीका है कि या तो संस्कृति का अनुकरण करना या जातियों में पवित्रता के बोध को लेके
श्रेष्ठ लोगों का अनुकरण करना और या फिर प्रभुत्व संपन्न जाति की का अनुकरण करना। विद्यार्थियों, संस्कृतिकरण का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और उसके कारक समझने के बाद हमें यह जानना आवश्यक होगा कि अन्य विद्वान इसके संबंध में क्या विचार रखते हैं। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह की एक पुस्तक आप भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण जब पढ़ेंगे तो आपको विदित होगा कि इस पुस्तक में उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि पूर्व के जो भी समाजशास्त्री हैं उन्होंने जो सिद्धांत अपना प्रस्तुत किया उसके पहले उन्होंने बताया कि जो भी विद्वान अपने विचारों को प्रस्तुत किए हैं उन्होंने भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया है। योगेंद्र सिंह ने इसे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के रूप में स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये एक तरह का अग्रिम समाजीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी जाति समूह के लोग दूसरी जातियों के जैसा बनने के लिए अपने तरीके सीखते हैं और सीखने की जो प्रक्रिया है समाजीकरण जिसको हम कहते हैं, तो ये एक पूर्व समाजीकरण है, अग्रिम समाजीकरण है, जिसके आधार पर कोई भी समुदाय समूह के लोग, जातीय समूह के लोग दूसरे जातीय समूह का अनुकरण करने लगते हैं। दूसरी बात ये कि एक और विद्वान हैं मजूमदार, उन्होंने ये कहा कि सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया इन्होंने बतलाई है वो सभी जगहों पर, अगर हम वर्णा मॉडल की बात करते हैं या सांस्कृतिक मॉडल में श्रेष्ठता की बात करते हैं, तो जैसा कि श्रीनिवास ने अलग अलग जगहों पर अपनी धारणा को बदला भी है, हमने पूर्व में आपको इस बात से परिचित कराया था, उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया है डी.एन. मजूमदार ने कि ये जो प्रक्रिया है ये सभी जगहों पर ऊंची जाति के प्रतिमान, सांस्कृतिक प्रतिमान को श्रेष्ठ मानने की प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसा कि विदित है कि जो ब्राह्मण वर्ण से संबंधित जातियां हैं या उच्च जातियां हैं, इनमें भारतीय जो दर्शन है उसमें सत्व गुण ब्राह्मण जाति के लिए श्रेष्ठ उसका आधार माना गया। कैसे? कि ये अपने खान पान में भी सुचिता रखते हैं और आहार विहार में भी सुचिता रखते हैं, अध्ययन करते हैं। लेकिन जो नीचे की जातियां हैं इनमें गुणों में परिवर्तन आता है और गुणों में परिवर्तन आने के साथ साथ इनके खान पान के तरीके भी बदल जाते हैं। तो डी.एन. मजूमदार ने कहा कि हमेशा यह नकल करने की प्रक्रिया श्रेष्ठता की तरफ नहीं है, बल्कि ऐसा भी पाया गया कि उच्च जातियां भी मांस, मदिरा, ये खान पान के तरीकों में बदलाव कर सकती हैं, या जो उनके यम नियम वाले जो तरीके, जो हमारे शास्त्रोक्त तरीके बताए गए हैं, संयम के जो तरीके बतलाए गए हैं, जरूरी नहीं है कि उनका पालन करें, बल्कि उनके आचरण में भी परिवर्तन निचली जातियों के आचरण के जैसा भी दिखाई दे सकता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि श्रेष्ठता का पैमाना क्या है, अनुकरण करने की ये प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जातीय समूह दूसरे जातीय समूह की नकल करता है और ये मानता है कि ये उसके जीवन में सुविधाजनक ढंग से इन कार्यों को करने से उसके अपने जीवन शैली में बदलाव आ जाएगा। तो इस तरह से प्रभुत्व संपन्न जाति का अनुकरण करना स्थानीय स्तर पर, या ये जो प्रक्रिया है ये दो तरफी प्रक्रिया होगी, या तो ऊपर से नीचे का भी अनुकरण कर सकते हैं, नीचे से ऊपर का भी अनुकरण कर सकते हैं। इस पूरे व्याख्यान में आपने यह समझा कि जो संस्कृतिकरण है इस प्रक्रिया से परिवर्तन तो हुआ, लेकिन इसका जो प्रभाव है समाज पर किस तरह से पड़ा होगा, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। विभिन्न विद्वानों ने अपने जो तर्क रखे, इसके पश्चात हम यह समझ सकते हैं कि भारतीय समाज में जब संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हुई, तो देखिए, अगर हम महिलाओं के संदर्भ में इस बात को देखना चाहें तो आप भली भांति ये जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो निम्न जाति की जो महिलाएं थीं उनमें खुलापन था,
वो खेतों में काम भी करती थी, वो श्रमिक भी करती थी, श्रमिक भी होती थी, आज भी होती हैं। गतिशीलता उनमें अधिक होती है, बल्कि जो संपन्न मध्यम वर्गीय जो महिलाएं हैं, संपन्न वर्ग की, उनके अंदर वो बातें नहीं थी। तो जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के कारण क्या देखने में आया कि अनुकरण करना है तो जिस तरह से महिलाओं के ऊपर जो श्रेष्ठ समझी जाने वाली जातियों में प्रतिबंध की व्यवस्था थी, यानी जैसे विधवा का विवाह नहीं करना या पुनर्विवाह नहीं करना, इस तरह की चीजें भी आचरण के तरीकों में लोगों ने अपने समाज में प्रचलन में ले आए। तो महिलाओं की स्थिति पर तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और वैसे भी निम्न जो जातियां हैं, इनमें हम देखते हैं तो निम्न जातियों में हमेशा महिला वैसे ही सेकंड कैटेगरी में है और ऊपर से जाति की कैटेगरी में भी वो निम्न है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि जो अनुकरण की प्रक्रिया है, इसने समाज में तेजी से व्यापक परिवर्तन लाया है, सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन आए हैं और इन परिवर्तनों से भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन को एक नए संदर्भ में समझने का आधार मिला। तो विद्यार्थियों, आपको इस पाठ्यक्रम को के आधार पर इस अवधारणा को और अधिक जानने के लिए इग्नू के द्वारा जो नोट्स दिए जाते हैं उनको अध्ययन करना चाहिए। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक एम.एन. श्रीनिवास की है, इसमें भी उन्होंने इस अवधारणा का उल्लेख किया है, उसका अध्ययन करना चाहिए। और साथ साथ में अन्य विद्वान, जैसा कि हमने आपसे कहा, योगेंद्र सिंह की पुस्तक में भी इन्होंने इस प्रक्रिया का जिक्र किया है, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। उसे आप अपने ज्ञान का विस्तार देने के लिए पढ़ सकते हैं। अब परीक्षा उपयोगी प्रश्न का जहां तक सवाल है, तो कुछ संक्षेप में इस अवधारणा को समझने के बाद आपको छोटे जब प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके बारे में आप स्पष्ट होना चाहिए आपका विचार। जैसे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया किस तरह का परिवर्तन की द्योतक है, तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सांस्कृतिक परिवर्तन की द्योतक है। इसमें किस तरह का परिवर्तन होता है, क्या संरचना में परिवर्तन होता है, तो नहीं, समाज की संरचना में परिवर्तन नहीं होता, यह पदमूलक परिवर्तन है, बट संरचना में परिवर्तन नहीं होता। तीसरी बात ये कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किस तरह का परिवर्तन है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, तो ये गतिशील सामाजिक गतिशीलता में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता की द्योतक है। प्रभुत्व संपन्न जाति किसे कहते हैं, तो समाज में किसी भी ऐसा जाति समूह जिसके पास संख्यात्मक शक्ति ज्यादा है, आर्थिक संपन्नता अधिक है या आर्थिक संसाधनों पर जिसका नियंत्रण है, तुलनात्मक रूप से अधिक संपत्ति है और राजनीतिक क्षेत्र में या शैक्षिक ज्ञान कौशल के क्षेत्र में इनके पास तुलनात्मक रूप से अधिक क्षमता है, तब हम ऐसे समूह को उस स्थान विशेष में अन्य जाति की तुलना में प्रभुत्व संपन्न जाति कहेंगे, चाहे यह जाति परंपरागत भारतीय समाज के सामाजिक संस्तरण में किसी भी स्तर पर हो, लेकिन ये प्रभुत्व संपन्न जाति कहलाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।